Good morning. Welcome back once again to class 10th Geography. As we all have, we are studying the lesson resources and development. Lesson first of the geography. Now we have to study the topic on the basis of ownership. On the basis of ownership. Natural resources are divided in many types on the basis of ownership. Let us see the classification on the basis of ownership. The first one is individual resources. Individual resources. The हिंदी मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल इज व्यक्तिगत, यानी कि व्यक्तिगत संसाधन. ओके, अब व्यक्तिगत संसाधन क्या है? यानी व्यक्तिगत यानी जो चीज खुद की हो, वे सारे संसाधन जो हम अपने लिए यूज करते हैं वे सारे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन में आते हैं. ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं. The resources which are owned privately by individuals are called individual resources. ठीक है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज. यानी व्यक्ति विशेष के द्वारा जो चीजें उनकी खुद की होती हैं, उनके द्वारा जीती हुई होती हैं, यानी कि उनपे उनका व्यक्तिगत अधिकार होता है, वे सारे संसाधन हमारे किसमें आते हैं? व्यक्तिगत संसाधन में. जैसे क्या क्या है, एग्जांपल हम देख लेते हैं इसका. लैंड, प्लॉट्स एक्सेट्रा. यानी कि जो भूमि होती है जिसपे हम खेती करते हैं, जिसपे हम अपने मकान बनाते हैं, वे सारे हमारे व्यक्तिगत संसाधन हैं. ठीक है, अगला हम देखते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज. कम्युनिटी रिसोर्सेज यानी कि ऐसे रिसोर्स जो कम्युनिटी द्वारा ओन होते हैं, यानी कि सोसाइटी द्वारा. वह पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होते हैं, वह पूरे समाज के लिए, यानी जो भी सामूहिक चीजें होती हैं वह सब किसमें आती हैं? हमारे कम्युनिटी रिसोर्सेज में. तो इसकी डिफिनेशन को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं. These are the resources which are accessible to all the members of the society. यानी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये सारे संसाधन होते हैं. जैसे एग्जाम्पल इसका हम यहां पे देख लेते हैं. पब्लिक पार्क, ponds, canals, etc.
यानी ये सब संसाधन जो हैं पूरे समाज के लिए होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हम देखते हैं। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट ऑफ द ओन्ड ओनरशिप इज नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज यानी कि नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन यानी कि जो संसाधन जिन पे पूरा अधिकार किसका हो, राष्ट्र का हो, ना ही वह संसाधन व्यक्तिगत हो, ना ही किसी समाज या सोसाइटी का हो, वह संसाधन पूरे और पूरे विश्व के लिए हो। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो देश है वह यूनिटी के लिए जाना जाता है, तो यानी कि किसी भी संसाधन पे पूरे देश के सभी नागरिकों का अधिकार होना चाहिए। तो ठीक उसी तरह से ये संसाधन जो होते हैं उन पे पूरे देश के नागरिकों का अधिकार होता है, यानी मुख्य रूप से वे संसाधन जो होते हैं राष्ट्रीय संसाधन के रूप में गिने जाते हैं। ठीक है, इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। All the resources which are under the control of state or union गवर्नमेंट। हमने यहाँ पे लिखा कि स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट, दीज ऑल मेक्स द इंडिया, और यह सब इंडिया के द्वारा ही बनाए गए उसके पार्ट्स हैं। हम अपने सिविक्स वाले जब लेसन पढ़ेंगे तो उसमें हम स्टेट और यूनियन के बारे में अच्छे से समझेंगे कि कैसे इंडिया की ये पार्ट्स हैं, इंडिया ने इनको खुद बनाया है। अब मतलब कि अपनी आवश्यकता अनुसार शासन को सही ढंग से चलाने के लिए स्टेट और यूनियन बनाए गए हैं। ठीक है, are known as national resources। ठीक है, all the resources which are under the control of state or union government are known as national resources। अब एग्जांपल इसमें क्या क्या हम देख लेते हैं। रोड्स, रेलवेज। क्यों हमने रोड और रेलवेज को लिया? क्योंकि यह किसी गांव या समाज या छोटे कॉलोनी कस्बे के लिए नहीं, यह पर्टिकुलर स्टेट की बाउंड्री को जोड़ते हैं। जैसे हमारा नेशनल हाईवेज है, यानी कि भारत के किसी भी भाग से, यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमें सफर करना हो तो हम स्टेट और यूनियन टेरिटोरी को पार करते हुए ही जा सकते हैं। तो इस तरह से वह अलग अलग स्टेट से होते हुए जाता है, तो इसलिए हम उस पर नेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद एक और चीज को हम यहाँ पे देखेंगे, मैप थोड़ा सा बना देते हैं। द साउदर्न पोर्शन ऑफ द इंडिया, हमने बताया था कि 3 वाटर बॉडीज ऑफ इंडिया है। ठीक है, 3 वाटर बॉडीज ऑफ इंडिया है। ये क्या है? अरेबियन सी, यहां पे इंडियन ओशियन, और ये बे ऑफ बंगाल। और हमने क्लास 9 में पढ़ा है कि सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व में एक ऐसा देश भारत है जिसका नाम किसी समुद्र के नाम पर रखा गया है, यानी कि इंडियन ओशियन और इंडिया। ठीक है, तो क्या ये पूरे समुद्र या जितना भी वाटर बॉडी हमें दिखाई देता है इस पे पूरा भारत का अधिकार होता है? नहीं, कुछ सीमित रेखाएं बनाई गई हैं जिसका एक मापक होता है, जिसकी यूनिट हम नॉटिकल मील से जानते हैं। कौन सी यूनिट जानते हैं? नॉटिकल मील्स।
अब यह कितना नॉटिकल मील्स तक है इसको हम देखेंगे कि भारत इस पानी वाले क्षेत्र में कहां तक अपना अधिकार रखता है। यानी कुछ सीमाएं बंधी हुई हैं जहां तक भारत जैसे फिशरीज करता है या फिर उसमें कोई इंग्रेडिएंट्स, कोई तत्व, कोई मिनरल पाए जाते हैं तो वहां तक भारत का अधिकार है। तो एक सीमा है जिसको हम 12 नॉटिकल मिल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि भारत का संसाधन जो है नेशनल रिसोर्सेज वह 12 नॉटिकल मिल्स तक इस पानी में भी उसका अधिकार है। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। Now the last point is international resources। इंटरनेशनल रिसोर्सेज यानी कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो इसमें मुख्य रूप से जो हमने नीचे बताया था कि जो समुद्र वाला क्षेत्र है उसमें 12 नॉटिकल मील्स तक किसी भी देश का, सिर्फ भारत के लिए नहीं है ये, जिस देश के पास कोई भी समुद्र या कोई भी वाटर बॉडी जैसी है जो सामूहिक रूप से पूरे विश्व को, मतलब दो अलग अलग देशों को जोड़ती हो एक तरह से, तो उसमें वो 12 नॉटिकल मील्स तक उस देश का भी अधिकार होगा। ठीक है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संसाधन में वही नॉटिकल मील्स बढ़ जाती है और 200 नॉटिकल मील्स तक अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बना दी जाती हैं। ठीक है, यह 200 नॉटिकल मील्स तक है और इस पे पूरा अधिकार किसका होता है? इंटरनेशनल रिसोर्सेज, यानी अंतरराष्ट्रीय संसाधन, इस पे पूरा अधिकार इंटरनेशनल, पूरा अंतरराष्ट्रीय रूप से जो यूएनओ होता है, अंतरराष्ट्रीय संघ जो होता है, उसके द्वारा उस पर अधिकार स्थापित किया जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक हम देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट में विकास, तो इसका हिंदी हम अर्थ भी लिख लेते हैं कि विकास के स्तर के आधार पर। ठीक है, यानी विकास के स्तर के आधार पर जो रिसोर्सेज हैं उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला है हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज, दूसरा है इसी के नाम पे ही है डेवलप्ड रिसोर्सेज, और थर्ड जो है वो है स्टॉक, और फोर्थ जो है वो है रिजर्व। ठीक, अब इसकी हिंदी मीनिंग भी हम साथ में ही देख लेते हैं। संभावी, ठीक है, तो इसकी हिंदी में हमने देखा कि संभावी संसाधन। ठीक है, यह संसाधन कैसे संसाधन उसके बारे में देखेंगे तो हम समझेंगे कि these resources are found but unutilized, यानी ये संसाधन जो हैं उपस्थित हैं, पाए जाते हैं, लेकिन उनका यूज नहीं हो पाता है समुचित ढंग से। ठीक है, यानी कि these resources are found but unutilized। ठीक है, यानी पाए जाते हैं लेकिन यूज इसका नहीं होता है। एग्जाम्पल क्या है? राजस्थान and Gujarat have
enormous potential for the development of wind and solar energy। यानी कि जो हमारा राजस्थान और गुजरात है वहां पे हमारे पास एनर्जी है, लेकिन यानी कि these resources are found but unutilized। ठीक, एग्जाम्पल राजस्थान एंड गुजरात हैव enormous potential for the development of wind and solar energy। यानी they have the capacity to produce this energy but these resources are unutilized, यानी इसका प्रयोग नहीं हो पाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना अगला क्या है, डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज यानी विकसित संसाधन, विकसित संसाधन। ठीक है, विकसित संसाधन। तो वी नो दैट दे एग्जिस्ट इन द नेचर, वी नो दैट दे exist in the we know that they exist in the nature and with means of technology and feasibility। We know that they exist in the nature and with means of technology and feasibility we can use these resources। यानी कि प्रौद्योगिकी और संभाव्यता के आधार पर इस संसाधनों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं स्टॉक यानी कि भंडार। ठीक है, स्टॉक मतलब भंडार, मतलब कि वो चीजें उपस्थित हैं, हम जानते हैं उसके बारे में लेकिन हम कर नहीं सकते। जैसे कि हमें पता है कि H2O जो है, वाटर जो है, वह दो चीजों से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हमें ये पता है कि हम इसको, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसे संसाधन नहीं है, ऐसा हमने विकास अभी नहीं किया है कि इसकी जानकारी होते हुए भी हम इसको बना के अपने यूज में ला सकें। ठीक है, नाउ द लास्ट वन इज रिजर्व। यानी कि रिजर्व का हिंदी मीनिंग पहले हम देखते हैं। संचित कोष, यानी कि जो रिजर्व मीनिंग का हिंदी, रिजर्व का हिंदी शब्द है वो है संचित कोष, यानी कि वह संचित किया हुआ है, रखा हुआ है। तो इट इज a subset of stock, subset of stock used with existing टेक्नोलॉजी। यानी जो हमारे पास संचित कोष है वह उपस्थित टेक्नोलॉजी, उपस्थित प्रौद्योगिकी, यानी जो चीजें हमने डेवलप कर ली हैं, जो चीजें हमने पता है कि हाँ हम इससे ऐसे इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे हमें ये फायदा हो सकता है, ये संसाधन हम इकट्ठा कर सकते हैं, तो वह सब संचित कोष में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम इसका देख लेते हैं कि जो वाटर इन डैम और फॉरेस्ट, जो वाटर पानी जो होता है वो डैम में जो इकट्ठा किया हुआ होता है उसको हम फर्दर जो है अगले मतलब यूज में ला सकते हैं। इसलिए कि हम लोगों ने पढ़ा होगा अपने लोअर क्लासेज में कि डैम इज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज मतलब क्या होता है, एक से अधिक जो प्रयोग में लाया जा सके। यानी कि जहां भी डैम बनाए जाते हैं वह मुख्य रूप से दो कामों में आते हैं। कैसे दो कामों में आते हैं, एक तो उस क्षेत्र के लिए सिंचाई के पानी के रूप में उसका प्रयोग लाया जा सकता है, और दूसरा अगर उसी वाटर से हम चाहें, यानी इन फ्यूचर इफ यू वांट वी कैन प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिसिटी आल्सो।
ठीक है, इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक जो है खत्म होता है। यानी कि आज की वीडियो में हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। तो रिसोर्सेज के कौन कौन से पार्ट्स के बारे में पढ़ा हमने? 2 पार्ट्स के बारे में पढ़ा कि द रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ऑनरशिप यानी स्वामित्व के आधार पर जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, उसके बारे में पढ़ा। साथ ही साथ हमने आज पढ़ा बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के स्तर के आधार पर कौन कौन से संसाधन हैं उनके बारे में पढ़ा। ठीक है, इसी के साथ अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अगली वीडियो में हमारे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे यह वीडियो हमारी मिलती रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।